सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा हरियाणा में। तो हमारे जो स्टील मंत्री हैं कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनके पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि एविएशन मिनिस्ट्री भी आप सभी को पता है, और अभी इन्होंने ही इस प्लांट का उद्घाटन किया। कहां पे किया? तो हिसार हरियाणा में जो जिंदल स्टेनलेस प्लांट है वहीं पे। और ये दुनिया का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। मतलब यहां पे जो स्टील का प्रोडक्शन होगा उसमें जो एनर्जी का इस्तेमाल होगा ना, वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होगी, यानी कि अक्षय ऊर्जा होगी, यानी कि ग्रीन एनर्जी होगी। और वो ग्रीन एनर्जी हमें कहां से मिलेगी? हाइड्रोजन से हम उसे जनरेट करेंगे। मतलब हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में यहां पे इस्तेमाल करेंगे। आप जानते हो हाइड्रोजन एक ग्रीन फ्यूल है, और ग्रीन फ्यूल का मतलब क्या हो गया? ये पॉल्यूशन नहीं करता है। तो इससे हर साल 2700 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। वैसे आपको याद होना ही चाहिए कि भारत का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है? 2070 है। तो ये आप ध्यान में रखना। अभी स्टील से संबंधित 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, इनके उत्तर देने की कोशिश करो। कि भारत की पहली स्टील सड़क कहां पे बनाई गई थी? गुजरात के सूरत में। दुनिया का पहला फॉसिल फ्री स्टील, जीवाश्म मुक्त स्टील, ये कहां पे बनाया गया था? स्वीडन में। और इस कंपनी का नाम था जिसने बनाया था हाइब्रिड। आपको याद है भारत के स्टील मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? जमशेद जे ईरानी। इनका कुछ समय पहले निधन हुआ था। अब एक टर्म आप और सुनोगे, कई बार सुनते हो, हाइड्रोजन। एक काम करते हैं, हाइड्रोजन से अभी तक जितने भी प्रश्न आपके बने हैं करंट अफेयर्स में, वो सारे आपको मैं यहां पे रिवाइज करवा देता हूं। तो अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा हरित यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहां पे स्थापित किया गया? तो विशाखापत्तनम में। किसने? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। मोदी जी ने अभी तमिलनाडु के थुथुकुडी में भारत की पहली हाइड्रोजन फेरी का उद्घाटन किया था। और अभी गुजरात के हजीरा में L&T लार्सन एंड टुब्रो ने पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर स्थापित किया था। आपको याद है हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली कार कौन सी थी? मिराई थी। टोयोटा कंपनी ने बनाई थी। उसके अलावा आपको पता है देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग ये कहां पे स्थापित हुआ? झारखंड के जमशेदपुर में। और भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन ये कहां पे शुरू होगी? हरियाणा में, और उसका नाम होगा वंदे मेट्रो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन कहां पे शुरू हुई? जर्मनी में। और एशिया की पहली पूछेंगे तो आंसर करना चाइना। उसके अलावा विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी ये नॉर्वे में शुरू हुआ था। और भारत में अभी मैंने आपको बताया कहां पे शुरू हुआ? मोदी जी ने उद्घाटन किया था तमिलनाडु में। उसके अलावा भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन ट्रक बनाया था रिलायंस ने। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट शुरू हुआ था असम में। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया गया था। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहां पे स्थापित करेगा? पुणे में। याद होगा साउथ कोरिया ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया था। हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन के खोजकर्ता का नाम जरूर याद रखना, हेनरी कैवेंडिश है। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स यानी कि समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं। आइसोटॉप्स मतलब क्या होता है? जिसका परमाणु संख्या समान होता है लेकिन परमाणु भार इसका अलग अलग होता है। जैसे कि 1H1 इसको बोलते हैं प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम बोलते हैं, 1H3 ट्रिटियम बोलते हैं। और एक दिवस भी होता है विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस, ये 8 अक्टूबर को होता है। वैसे 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे भी होता है। तो आप देखेंगे हाइड्रोजन से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके करंट अफेयर्स में बनते हैं उनको सभी को हमने एक साथ यहां पे खत्म कर दिया। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं हमारे पढ़ाने का यही तरीका है। करंट अफेयर्स तो आपको यहां पे मिलेगा ही सही, साथ में यहां पे स्टैटिक और उस करंट अफेयर से संबंधित जितने भी पुराने करंट अफेयर से पिछले 1 साल के, वो सारे आपको मैं यहीं पे रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूं कि आपको सारी पुरानी चीजें याद रहे। अच्छा, इसके अलावा कल हमने जो सेशन लिया था उसमें कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था कि हमने जो पहला ही प्रश्न पढ़ा था महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसे मिला? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। काफी स्टूडेंट्स तो नहीं, कुछ 2-4 स्टूडेंट्स ही बोल रहे थे कि ये प्रश्न आपने गलत बताया, गलत बताया। गलत नहीं है मेरे भाई, हम यहां पे बात कर रहे हैं 2024 की। तो 2024 की घोषणा हो चुकी है, अनाउंसमेंट हो चुका है डॉक्टर प्रदीप महाजन को। और अभी फरवरी के महीने में ही आप लोगों ने पढ़ा था कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया था। किसे? अशोक सर्राफ को, जो एक एक्टर है। और पिछले साल दिया गया था अप्पा साहेब धर्माधिकारी को, वो उन्हें 2022 के लिए दिया गया था।
तो मैंने आपको बिल्कुल सही बताया है कि 2024 के लिए अभी चुना गया है डॉक्टर प्रदीप महाजन को। ये बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, ये बात जरूर मानता हूं कि जो फोटो मैंने लगा दिया था वो फोटो गलत लग गया था, लेकिन आंसर गलत नहीं था। वो फोटो अशोक सर्राफ का लग गया था जिन्हें 2023 के लिए दिया गया, लेकिन आंसर में कोई गड़बड़ नहीं है। तो आपको डाउट ना रहे इसलिए मैंने एक बार फिर से बता दिया। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर होगा तामस सुलियोक। आपको याद होगा अभी फरवरी में ही हमने पढ़ा था कि हंगरी की जो प्रेसिडेंट थी कैटलिन नोवाक, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्यों दिया था वो मैंने आपको डिटेल में समझाया था। तो उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया था, तो अब हंगरी के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। उनका नाम है तामस सुलियोक। ये नाम अब आपको याद रखना है। अच्छा, पहले मैं आपको हंगरी ले चलता हूं। तो ये रहा मैप में हंगरी, यूरोपियन देश है ये, और इसकी कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट है। बुडापेस्ट से आपको कुछ याद आ रहा है क्या? याद आएगा, अभी 2024 में जो 45th नंबर के चेस ओलंपियाड होंगे वो यहीं पे होंगे। पिछला वाला कहां पे हुआ था? 2022 में जो 44th नंबर का हुआ था वो भारत में पहली बार हुआ था चेन्नई में, याद आया। और अभी पिछले साल 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन भी बुडापेस्ट में ही हुआ था। और वैसे याद होगा 2025 वाला टोक्यो जापान में होगा और 2027 वाला बीजिंग चाइना में होगा। अभी करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था। यहाँ की करेंसी है हंगेरियन फॉरेंट और प्रधानमंत्री कौन है? विक्टर ऑर्बन। और नए राष्ट्रपति बन गए तामस सुलियोक। तो ये तो मैंने आपको हंगरी से संबंधित सारे स्टैटिक जानकारी दे दी है, कुछ करंट अफेयर्स भी आपको करवा दिया। लेकिन हंगरी से एक इंडेक्स मुझे याद आता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। याद रखना उसमें भारत की रैंक क्या थी? 111। तो आपको याद होगा एक तो अभी पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने, कौन? शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट भी बने, अली जरदारी नाम है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने प्रबोवो सुबियांतो। यमन देश के नए प्रधानमंत्री बने अहमद अवद बिन। अल सल्वाडोर के नए प्रेसिडेंट बने नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने ओल्जास बेक्टेनोव। फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने अलेक्जेंडर स्टब। कोमोरोस के प्रेसिडेंट बने अजाली असोमानी। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने बर्नार्डो एवरेलो। ताइवान के प्रेसिडेंट बने लाई चिंग ते। और फ्रांस के भी सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने गैब्रियल एटल। चार देश के नए प्रधानमंत्री बने सुक्सेस मसरा। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने फेलिक्स त्सेसिकेदी। तो मैंने यहाँ पे सारे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स आपको करवाए हैं, और ये भी जो किसी देश के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट है वही वाले हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं ये सारे 2024 वाले बिल्कुल लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, पुराने भी नहीं है। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा बिहार में। अच्छा, ये प्रश्न तो आपको 100% याद होगा, क्योंकि जब भी हम बिहार वाला कोई प्रश्न करते हैं तो ये पॉइंट मैं आपको हमेशा रिवाइज करवाता हूं, क्योंकि इसकी घोषणा तो बहुत पहले हो गई थी। लेकिन अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अभी 4 मार्च 2024 को ही भारत और एशिया के पहले नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कर दिया है। कहां पे? बिहार की कैपिटल पटना में। तो ये केंद्र, ये सेंटर पटना विश्वविद्यालय के भीतर स्थापित किया गया है, और ये रिसर्च सेंटर लुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देगा। गंगा डॉल्फिन की बात करें तो ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। अच्छा, इसी के साथ याद रखना अभी उत्तर प्रदेश ने भी इसको अपना राजकीय जलीय जीव घोषित कर दिया है। इसका साइंटिफिक नेम होता है प्लेटानिस्टा गैंगेटिका, और ये एक दृष्टिहीन जलीय मांसाहारी जीव है। दृष्टिहीन होता है, इसे दिखाई नहीं देता है। और ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भारत सरकार ने कब शुरू किया था? याद रखना 2019 में, जिसका उद्देश्य क्या है? देश की नदियों और महासागरों में डॉल्फिन का संरक्षण और उनकी सुरक्षा करना। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तर्ज पर शुरू किया गया था। अब ये होमवर्क प्रश्न आ रहा है आपके लिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ये प्रश्न का उत्तर तो आप ही को देना है। बाकी डॉल्फिन से एक और डे आपको याद आएगा, अभी ये नया मनाना शुरू किया हमने, गंगा रिवर डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को। अच्छा, इसी तरह अगर आपसे पूछे कि अंटार्कटिका में भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो आंसर होगा दक्षिण गंगोत्री। और भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब और रिसर्च सेंटर कहां पे स्थापित हुआ था? केरल में। अच्छा, पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया था? असम के सिलचर में। तो ये जो एक्स्ट्रा स्टैटिक मैंने आपको बताया, या स्टैटिक कह दूं या करंट अफेयर्स कह दूं, इंपॉर्टेंट है, इनको भी रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो आंसर होगा फ्रांस।
तो याद रखना कि महिलाओं को एबॉर्शन यानी कि गर्भपात के लिए संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है फ्रांस। मतलब फ्रांस के संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल कर लिया गया है। तो अब गर्भपात करना महिलाओं का संवैधानिक अधिकार हो गया है। वैसे आपको बता दूं कि फ्रांस की संसद में इससे पहले ही संविधान के अनुच्छेद 34 में संशोधन के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी गई थी ताकि महिलाओं को गर्भपात के अधिकार की गारंटी दी जा सके। अच्छा, बात यहाँ पे फ्रांस की हुई है तो फ्रांस के स्टैटिक और फ्रांस से बनने वाले सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। एक तो आप ये बताओ कि पहली गर्भ निरोधक गोली जिसका नाम है सहेली, इसको बनाने वाले एक डॉक्टर थे जिनका भी निधन हो गया, उनका नाम याद रखना क्या है? डॉक्टर नित्यानंद। यह भी 2024 का ही प्रश्न है। और विश्व गर्भ निरोधक दिवस भी होता है एक, वो 26 सितंबर को होता है। बाकी बात फ्रांस की थी तो ये रहा मैप में फ्रांस। ये एक यूरोपीय देश है, या यूं कहो कि यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा देश हो गया। कैपिटल पेरिस है, अभी आपको पता है पेरिस ओलंपिक भी होने। करेंसी हो गई यूरो। और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, अभी हमारे रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट भी थे। यहाँ के प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल है और ये पहले यहाँ के समलैंगिक प्रधानमंत्री भी हैं। अभी आपको याद है यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना था? फ्रांस बना था। डिजिटली शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना था? फ्रांस बना था। अभी फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला था, अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था, जिसको कहते हैं नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। किसे? शशि थरूर को। अभी इसी साल फ्रांस के साथ डेजर्ट नाइट नाम से एक्सरसाइज भी किया था हमने, जिसमें भारत था, फ्रांस था और यूनाइटेड अरब अमीरात था। अरब सागर के ऊपर किया था एक्सरसाइज। तो फ्रांस से संबंधित ये प्रश्न अभी लेटेस्ट हमने पढ़े, वो मैंने आपको रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में चाक्सू प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा दूरसंचार विभाग ने। तो अभी दूरसंचार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने टेलीकॉम यूजर्स के लिए धोखाधड़ी या स्पैम कॉल करने वालों के रिपोर्ट करने के लिए ये चाक्सू नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो यहां मैंने आपको बता दिया प्लेटफॉर्म का नाम है चाक्सू। किसने लॉन्च किया वो भी हमने देख लिया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लॉन्च किया गया, वो भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको धोखाधड़ी के कोई कॉल आते हैं, स्पैम कॉल आते हैं ना कई बार, कि मैं बैंक से बोल रहा हूं, आपका एटीएम नंबर बता दीजिए, ओटीपी आया होगा वो बता दीजिए, आपकी लॉटरी लगी है आपका ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, तो ये स्पैम कॉल हो गए, धोखाधड़ी वाले कॉल हो गए। तो इन कॉल की रिपोर्ट कर पाओगे आप इस प्लेटफॉर्म पे। ये है इस प्लेटफॉर्म का काम, नाम याद रखना, चाक्सू इसका नाम है। अच्छा चलिए अभी कुछ और इंपॉर्टेंट पोर्टल मैं आपको रिवाइज कराता हूं जो अभी हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे। जैसे कि आईना पोर्टल आवास व शहरी कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया था। सी विजिल एप्लीकेशन और एनकोर एप्लीकेशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। भूमि राशि पोर्टल को सड़क व परिवहन मंत्रालय ने लॉन्च किया था। ई अमृत एप्लीकेशन को लॉन्च किया था नीति आयोग ने। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे पोर्टल एप्लीकेशन लॉन्च किए, जैसे कि सुस्वागतम पोर्टल, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। सुपेश पोर्टल हो गया, फास्टर पोर्टल हो गया, सुहास पोर्टल हो गया, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किए थे। निदान पोर्टल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लॉन्च किया। पाट मित्रों पोर्टल को वस्त्र मंत्रालय ने लॉन्च किया था। उद्गम पोर्टल को आरबीआई ने। फीस्ट नाम से सॉफ्टवेयर अभी इसरो ने लॉन्च किया था। संदेश एप्लीकेशन अर्धसैनिक बलों के लिए इसको लॉन्च किया गया। संचार साथी पोर्टल को आईटी मंत्री जो है हमारे अश्विनी वैष्णव, इन्होंने लॉन्च किया। ई केयर पोर्टल को स्वास्थ्य मंत्रालय ने। संभव पोर्टल भारतीय सेना ने सुरक्षित संचार के लिए इसको लॉन्च किया था। तो इस तरह से देखो प्रश्न एक था और मैंने आपको यहाँ पे कम से कम 12-13 पोर्टल का एक्स्ट्रा में रिवीजन करा दिया। और ये मैं इसीलिए कराता हूं ताकि जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे जुड़े हुए हो वो सारे आप फिर से रिवाइज कर सको, वो भी बिल्कुल कम से कम समय में। पूरे YouTube में सबसे कम समय में सबसे बेहतरीन जानकारी देने की मैं आपको कोशिश करता हूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करा करें अगर सेशन अच्छा लगता है तो। हमारे आज के वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का। तो प्लीज आप जितने भी लोगों को अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारा एक दिन भी ये टारगेट पूरा नहीं हुआ। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं क्विज तैयार करता हूं आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहां पे डिटेल्ड पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करता हूं, वो भी बिल्कुल फ्री में। कोई यूट्यूब चैनल आपको फ्री में इतनी डिटेल की पीडीएफ नहीं देगा। वो आपसे चाहे 10 रुपए लेंगे चाहे 20 रुपए लेंगे, लेकिन पेड होगा उनका जो भी मटेरियल होगा। अपना बिल्कुल फ्री में होता है। मुझे आपसे पैसे नहीं कमाने हैं, आपसे पैसे नहीं लेने, बस एक रिक्वेस्ट करता हूं, आपको अपना समझता हूं, इसीलिए आपसे पैसे लेने की, आपसे पैसे कमाने की कभी मन में नहीं आई। तो प्लीज अगर आप भी अपना समझते हैं तो वीडियो को सपोर्ट जरूर करें। इसे आज अपने सभी दोस्तों के साथ में, अपने सभी स्टडी ग्रुप में आप शेयर जरूर करें। अभी अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन ये कहां पे किया गया, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, अभी उन्होंने ही नई दिल्ली में ये डेफ कनेक्ट 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आपको पता है किसी भी देश की मजबूती के लिए उसका डिफेंस सिस्टम मजबूत होना चाहिए। तो डिफेंस सेक्टर में हम और मजबूत बने, हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट न होकर के खुद अपने हथियार बनाए, यानी कि मेड इन इंडिया, हम आत्मनिर्भर बने। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर ये डेफ कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, तो नए स्टार्टअप्स नए नए इनोवेशन लेकर के आते हैं, डिफेंस सेक्टर में नई टेक्नोलॉजीज के साथ आते हैं। तो अगर वो हमारे लिए अच्छे हैं, हमारे भविष्य के लिए अच्छे हैं, तो फिर सरकार उनको फंड उपलब्ध करवाती है ताकि वो स्टार्टअप इसी तरह से नए नए टेक्नोलॉजीज नए नए आइडियाज पे वर्क कर सके और हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस सेक्टर है, वो मजबूत बने। जैसे कि अभी यहीं पे हमारे रक्षा मंत्री जी ने अदिति स्कीम शुरू की है डिफेंस सेक्टर में न्यू इनोवेशन के लिए, और इसमें स्टार्टअप्स को 25 करोड़ रुपए तक की फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी। तो ये आप ध्यान में रखना। डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन कहां पे हुआ, नई दिल्ली में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं दुर्गा 2 क्या है, तो याद रखना ये स्वदेशी लेजर हथियार है जिसका परीक्षण किया डीआरडीओ ने। आपको याद होगा अभी अदानी ग्रुप ने कानपुर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया था। और ये भी याद रखना कि भारत में डिफेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी मिल चुकी है। और 100% एफडीआई किसके द्वारा आया था डिफेंस सेक्टर में, सबसे पहले 100% एफडीआई कौन लेकर के आया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो साब नाम से एक कंपनी थी स्वीडन की वो। और वैसे भी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था अभी एक और सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है सरकार ने। कौन से सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में। अच्छा, इसी तरह से कुछ और सम्मेलन हुए, अभी कुछ और समिट्स हुए 2024 में, वो मैं बताऊं। तो एक तो याद होगा अभी नवा रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था जिसमें चीफ गेस्ट थे ग्रीस के प्रधानमंत्री क्वारियाकोस मित्सोताकिस। अभी पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन हुआ था गुवाहाटी में। अभी 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन हुआ था पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ दुबई में। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला पॉइंट है कि भारत यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा। अभी 2024 में ये होगी 46 नंबर का एडिशन होगा। और अभी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन कहाँ पे हुआ था, गांधीनगर में हुआ था, जिसमें चीफ गेस्ट थे यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रेसिडेंट। और अभी नवा अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ था फरीदाबाद हरियाणा में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सम्मेलन है जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट है 2024 में हुए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना ये किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में शुरू की गई, तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली में ये मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को शुरू किया गया है। अब आप पूछोगे इसमें क्या होगा, तो इस योजना में 18 साल से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना दिए जाएंगे। किसे, महिलाओं को दिए जाएंगे, पुरुषों को नहीं। अच्छा, इस तरह से महिलाओं को हर महीने पैसे दिए जाने की योजना और भी कहीं आपने पढ़ी थी क्या? मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा लाडली लक्ष्मी योजना, जिसमें हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन फिर उसे बढ़ा के 1250 रुपए कर दिया गया था। और एक छत्तीसगढ़ की महतारी वंदना योजना भी आपको याद होगी, जिसमें भी हर महीने 1000 रुपए दिए जाते थे। और कई और राज्यों ने भी अपनी अपनी तरह से इसी तरह की योजनाएं चलाई थी, जैसे कि कर्नाटक में भी शुरू हुई थी गृहलक्ष्मी योजना, और इस तरह की तेलंगाना में भी शुरू हुई थी, और अभी दिल्ली ने भी इसको शुरू कर दिया। तो योजना का नाम याद रखना। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल है। यहाँ के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, विनय कुमार सक्सेना है। और दिल्ली भारत की कैपिटल कब बना था, तो 1911 में बना था। कोलकाता से दिल्ली को बना दिया गया था कैपिटल। तो आपको पता है मिशन महिला सारथी पहल ये किसने शुरू की थी, उत्तर प्रदेश ने। सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू की। नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना को महाराष्ट्र ने शुरू किया था। कृषक उपहार योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की। और बिहार ने ये मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज नाम से एक अभियान शुरू किया था। उन्नत आरोग्य श्री योजना आंध्र प्रदेश ने शुरू की। और पश्चिम बंगाल ने ST/SC छात्रों के लिए योग्य श्री योजना शुरू की थी। ग्रामीण आवास न्याय योजना को छत्तीसगढ़ ने शुरू किया था। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की थी। और अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। वैसे मोदी जी ने ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब शुरू की थी,
17 सितंबर 2023 विश्वकर्मा जी की जयंती पे। तो ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट योजना भी मैंने आपको रिवाइज कराई, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में बी साई प्रणीत ने संन्यास की घोषणा कर दी है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है या किस खेल से है? तो आंसर होगा बैडमिंटन। तो बी साई प्रणीत ये एक भारतीय शटलर है। शटलर मतलब बैडमिंटन प्लेयर को कहते हैं, और अभी इन्होंने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले लिया। तो अब वे रिटायरमेंट के बाद अमेरिका में ट्रायंगल बैडमिंटन एकेडमी के मुख्य कोच होंगे। आपको बता दूं कि उन्हें 2019 में अर्जुन पुरस्कार मिला था, और 1983 में प्रकाश पादुकोण के बाद अभी 2019 में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जीतने वाले वो पहले भारतीय बने थे। अच्छा, वैसे बैडमिंटन से तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना ही है कि अभी 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी को। ये बैडमिंटन प्लेयर है। अच्छा, वैसे बैडमिंटन, और ये भी याद रखना कि 2026 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी ये भारत करेगा, और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना होती 1934 में नई दिल्ली में मुख्यालय है, अध्यक्ष कौन है? जो असम के मुख्यमंत्री हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। प्रेसिडेंट है पॉल एरिक। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस 2024 ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 5 मार्च को। तो हर साल 5 मार्च को अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन विशेष रूप से युवाओं में निरस्त्रीकरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को 2023 में मनाया गया था, यानी कि इस बार ये दूसरा संस्करण हो गया। और एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि किस महीने को संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सप्ताह के रूप में मनाते हैं? तो आंसर होगा अक्टूबर महीने को। और किसके द्वारा इसे मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण मामलों के कार्यालय के द्वारा, इंग्लिश में बोलोगे तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स, जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अब चलो एक बार फिर हमेशा की तरह मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट डेज इस महीने में जो जो अभी तक हमने मनाए वो आपको रिवाइज करवा दूं। तो 1 मार्च को हमने शून्य भेदभाव दिवस मनाया था, और 1 मार्च को ही विश्व समुद्री घास दिवस मनाया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड हियरिंग डे ये भी 3 मार्च को ही मनाया। और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया था, और 4 मार्च को ही विश्व मोटापा दिवस वर्ल्ड ओबेसिटी डे के रूप में मनाया था। तो ये अभी तक मार्च के इंपॉर्टेंट डेज हम मना चुके हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो आंसर होगा सुमन कुमारी। तो BSF की सब इंस्पेक्टर हैं ये सुमन कुमारी, जो अभी सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर बन गई है। ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। स्नाइपर क्या होता है? बहुत सारी मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा ना, दूर बिल्डिंग पे एक आदमी बंदूक से ऐसे निशाना लगाता है, तो उन्हें स्नाइपर कहा जाता है। अच्छा, कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट महिलाओं के नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अवनी चतुर्वेदी देश की पहली महिला फाइटर पायलट हैं ये, और ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी फ्रंट लाइन लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी थी। शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र कुमार पोस्ट पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली ये पहली महिला अधिकारी बनी थी। और एक दीपिका मिश्रा का नाम भी आपको याद होगा, विंग कमांडर हैं दीपिका मिश्रा, अभी भारतीय वायुसेना में वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वो पहली महिला अधिकारी बनी थी। तो इस बार मैंने आपको पहली महिलाओं से संबंधित जो भी प्रश्न बताए हैं, ये सारी की सारी महिलाएं किसी न किसी तरह से डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, हमारी आर्मी से जुड़ी हुई हैं। बाकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो पहले तो ये याद रखना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे हमारी रक्षा करता है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से पहले तो यही प्रश्न याद रखना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे हमारी रक्षा कौन करते हैं? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करते हैं। अच्छा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न तो यही याद रखना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर पे हमारी रक्षा कौन करते हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना होती है 1 दिसंबर 1965 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है, और डायरेक्टर जनरल कौन है? नितिन अग्रवाल है। और इसका मोटो होता है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अंटिल डेथ। तो गाइज ये था आज का आपका सेशन, एंड हो चुका है आपका सेशन। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करना। बाकी अभी चलो कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करवा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप महाजन को। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया गया? 3 मार्च को। इंदिराम्मा आवास योजना शुरू की तेलंगाना ने। नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बनेगा? स्वीडन। जिनी AI प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? गूगल ने। और ताडोबा महोत्सव मनाया गया महाराष्ट्र में।
और किसे इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? अस्मा खान को। फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ मिलकर यूपीआई सेवाएं लॉन्च की? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात। और आखिरी प्रश्न पूछा, भारतीय नौसेना के द्वारा आईएनएस जटायु को नौसेना बेस के रूप में कहां पे कमीशन किया गया? लक्षद्वीप। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था कि अभी 47वें नंबर के कोलकाता बुक फेयर में थीम कंट्री कौन रहा था? तो आंसर होगा यूके। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।